ये सिनेमा वर्ड भी उस वक्त नहीं था, उसको तो वहाँ कहते थे मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर्स, सिनेमा ये बाद में आया, सिनेमा Correct, कहने के बाद में आया। हाँ। तो मूविंग पिक्चर्स, तो मूविंग पिक्चर्स क्या होता है वो भी मालूम नहीं। पहली बार पहला दुनिया का दर्शक फिल्म देखने जा रहा है, अनुभव कर रहे उसको क्या बोलते हैं वो भी मालूम नहीं था, खाली इतना पता था कि कुछ मूविंग पिक्चर्स अलग सा है कुछ। तो वो सारे जो लोग आ गए थे वहाँ पे, उसमें एक आदमी था, और वो हमारे लिए सिनेमा वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो आदमी वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, उसका नाम था जॉर्ज मेलिस। उन्होंने खुद जाके 3 महीने के लिए इनके सारे शोज़ बंद कर दिए, जो बहुत पहले पैसे मिलते थे। सारे शोज़ कैंसिल करके ये पागल आदमी, ये जॉर्ज मेलिस बैठा, उसने खुद का कैमरा बनाया और खुद शूटिंग करना शुरू कर दिया। और उसमें उसने वो क्या बोलते कि वो करते करते समझ गए कि फिल्म कैसे बनती है, क्या होता है। Correct. अभी ये मुंबई में वो शूट करते, कभी आगे पीछे जाकर वो शूट करके लगते, ऊपर एक पर एक आता था, एक इमेज से दूसरी में जाते, तो टाइम एंड स्पेस में हम 32 साल पीछे चले जाते हैं। इसको डिजॉल्व बोलते हैं। तो ये डिज़ोल्व ये ऐसे गलती से आ गया। वाह कमाल। तो वो क्या करता था, वो शूटिंग में जाता था, उस समय मिलने दूसरे दोस्त भी होते थे, कोई शूटिंग करे तो वहाँ जाके बैठता था, और बात करते करते उनको बोलता था कि मेरे पास एक मैंने परसों एक नावल पढ़ी, एक उपन्यास पढ़ी, एक कहानी पढ़ी, तो उसमें ऐसा 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 है, तो ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, बन सकती है। तो अभी इतना कॉपीराइट ये सारा मामला उस समय था नहीं, तो मैं बना देता हूँ। तो उसके लिए तो बोला यार बनाए, चलो। बाद में उसको पता चला ये मैं पढ़ता हूँ, इनको आके बताता हूँ, फिल्म बनाए, मुझे कुछ नहीं मिलता। देन ही स्टार्टेड चार्जिंग फॉर इट, तो ही गॉट $5 पर स्टोरी। इस तरह से उनका इनकम शुरू हो गया। ये 1905 की बात है। तो उन्होंने कंडीशन रखी कि मैं फिल्म बनाऊंगा आपके लिए, स्टूडियो को बोला, लेकिन मुझे एक टाइटल चाहिए, पैसे भी से तो चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, एक टाइटल चाहिए, वो आपको दो, जो टाइटल नहीं आज तक वो मुझे चाहिए। तो क्या था टाइटल? डायरेक्टर D.W. ग्रिफिथ। ओह, तो डायरेक्टर तब से आया। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी फिल्म के बड़े प्रेमी हैं। अलग अलग भाषाओं की फिल्में बनती हैं इस देश में, अलग अलग जॉनर्स की बनती हैं फिल्में। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं अशोक राणे, जो हमारे आज के बड़े आम हैं। इन्होंने अगर याद होगा या देखा होगा तो पहले भाग में, पहले एपिसोड में उन्होंने हमें ये बताया था कि सिनेमा बाहर से इस देश में कैसे आया है, सिनेमा का जन्म कैसे हुआ, बाहर कैसे हुआ, फिर हमारे देश में सिनेमा का जन्म कैसे हुआ, ये सब विस्तार से उन्होंने बताया था। दादा साहेब फाल्के, फिर पहला सिनेमा दादा साहेब फाल्के ने कैसे बनाया इस देश में, ये सब उन्होंने हमें बताया था। लेकिन वो उसके बाद का जो एरा है ना, उसको साइलेंट एरा कहते हैं। साइलेंट एरा में जो फिल्में होती थी वहाँ साउंड आपको सुनाई नहीं देता था, डायलॉग सुनाई नहीं देते थे, आपको कैप्शंस आते थे, आपको मोमेंट सब पता चल जाता था, विजुअली ड्रामा दिख रहा होता है लेकिन आपको साउंड नहीं था उस समय, तो इसलिए उसको साइलेंट एरा कहते हैं। अगर याद होगा तो चार्ली चैपलिन की फिल्में अगर देखी होगी या अभी भी आप देखो तो उसमें आपको डायलॉग सुनाई नहीं देंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे फिल्म, लेकिन साउंड नहीं होगा, मतलब म्यूज़िक होगा लेकिन डायलॉग्स नहीं होंगे, राइट। तो इसी को साइलेंट एरा कहते हैं। तो साइलेंट एरा के बारे में हमारे बड़े आम अशोक राणे विस्तार से बताएंगे, और वो जर्नी पूरी कैसी थी, वो डायरेक्टर्स और उस तरह उस ज़माने का सिनेमा कैसा था, इसके बारे में विस्तार से हमारे बड़े आम बताएंगे। तो आइए मिलते हैं अशोक राणे जी से फिर से। राणे साहब, हमें खुशी है कि आप फिर हमारे बड़े आम इस पॉडकास्ट में आ गए। हमने सोचा बहती गंगा इसमें थोड़ा सा नहा भी ले, है ना, क्योंकि इतना आपके पास है, आपने इतना रिसर्च किया है, आपने इतना देखा है, आपने इतना लिखा है, आपको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, तीनों बुक्स को आपने जो लिखे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट में आपको स्कॉलरशिप के लिए आमंत्रण किया था, वहाँ पे आपने स्कॉलरशिप करके वहाँ पे रिसर्च किया है आपने। तो सिनेमा आपने एक तरह से जिया है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कुछ भी सिनेमा का हो तो आप अथॉरिटी हैं, आप उसका वो क्या कहते हैं, बाइबल है। तो पिछले बार हमने ये डिस्कस किया था हम फाल्के साहब तक, है ना। तो फाल्के साहब के पहले जो एक, या उस समय जो एक साइलेंट एरा था,
उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि उसके बारे में थोड़ा सा हम दर्शकों को भी इन्फॉर्मेशन दें, और आपका जो रिसर्च है, आपका जो ज्ञान है, वो अगर हम बांटें, है ना। बिल्कुल, ज़रूर। तो वहाँ से आप शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जैसे सिनेमा कैसे इन्वेंट हुआ। तो सिनेमा पेरिस में इन्वेंट हुआ, फ्रांस में इन्वेंट हुआ, उसका पहला शो पेरिस में हुआ। वो दिन था 28 दिसंबर 1895, 1895। तो वहाँ से सिनेमा की शुरुआत हो गई। फिर 6 महीने में सिनेमा भारत में आ गया। लुमियर ब्रदर्स यहाँ पे आए 7 जुलाई 1896 को यहाँ मुंबई में उसका शो हो गया विदिन 6 मंथ। और सिनेमा पूरी दुनिया में वहाँ चला। वो लुमियर के लोग वहाँ से कुछ लोग ईस्ट की तरफ चले गए, कोई वेस्ट की तरफ चले गए, और सब जगह वो सिनेमा देखेंगे। फिर वहाँ के जो लोकल लोगों ने अपना अपना सिनेमा बनाना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ भी वो शुरू हो गया। फिर दादा साहब के बारे में मैंने बताया। लेकिन थोड़ा मैं पीछे इसके लिए जाना चाहूँगा, कुछ अजीब चीज़ें उस वक्त भी हुई है। जैसे वो जो पहला शो हुआ था, तो कभी कभी आप नसीब मानिए कि भगवान की देन मानिए, डेस्टिनी, जो भी कहना कर लीजिए, कि उस दिन वो जो पहला शो हुआ ना, वो उसमें भारत में कि नहीं, पेरिस में जो हमारे यहाँ भी वैसे हुआ था। हाँ। तो पेरिस में जो पहला शो हुआ था, तो वो शो में जो पेरिस के, फ्रांस के लोग आए, कोई नई चीज़ें देखने के लिए, फिल्म क्या होता है, 1 फ्रैंक का टिकट निकाला, अंदर चले गए, कुछ नया देखने को मिलेगा। उनको पता नहीं था सिनेमा बोलते, ये सिनेमा वर्ड भी उस वक्त नहीं था। उसको तो वहाँ कहते थे मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर्स, सिनेमा ये बाद में आया, सिनेमा कहने के बाद में आया। तो मूविंग पिक्चर्स, तो मूविंग पिक्चर्स क्या होता है वो भी मालूम नहीं। पहली बार पहला दुनिया का दर्शक फिल्म देखने जा रहा है, अनुभव कर रहे उसको क्या बोलते वो भी मालूम था, खाली इतना पता था कि मूविंग पिक्चर अलग सा है कुछ। तो वो सारे जो लोग आ गए थे वहाँ पे, उसमें एक आदमी था, और वो हमारे लिए, सिनेमा वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो आदमी वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। उसका नाम था जॉर्ज मेलिस। ओके। ये जॉर्ज मेलिस का वहाँ रहना हमारे लिए और पूरे सिनेमा के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। नहीं तो क्या होता था, लुमियर ब्रदर्स ने बनाया, लोग देखते थे, वो तो सिनेमा, वो जो लुमियर ब्रदर्स थे, उनको सही मायने में फिल्म मेकर कहते नहीं थे, वो तो इन्वेंटर थे। हाँ, वो तो साइंस बेस्ड थे, वो लोग, वो कलाकार नहीं थे। तो उन्होंने कर लिया, कैमरा बनाया, कुछ शूटिंग कर ली, यहाँ हुआ वहाँ हुआ, शूटिंग लोगों को दिखा दी, एक नया कुछ मैजिक मैजिक तरीका उनको मिल गया। लेकिन उसने थोड़ा सा कुछ किया था, तो लोगों को अच्छा लगा। लेकिन जिसको हम सिनेमा कहते हैं, जिसको हम सिनेमा नाम की कला कहते हैं, ये बनने के लिए वो जॉर्ज मेलिस साहब का वहाँ होना बहुत हमारे लिए ज़रूर था, और वो वहाँ पे थे। तो पहले दिन के पहले शो में वहाँ थे। अब ये जॉर्ज मेलिस कौन थे? तो ये यूरोप के बहुत बड़े महान कलाकार थे। वो 40 की उम्र, 40-50 की उम्र के थे, और वो वहाँ के बड़े मशहूर मैजिशियन थे। और उस ज़माने में क्या होता था, जैसे थिएटर होता था, नाटक खेले जाते थे, सिनेमा तो था नहीं, संगीत की महफिल होती थी, और कुछ फोक थिएटर जैसे होता है, वो दुनिया भर में सब जगह होता था। इसके सारे खेल होते थे, शोज होते थे, लोग देखते थे, मज़ा लेते थे। तो ये जो बंदा था, इसने क्या किया, वो पहले तो वो मैजिशियन था, और उसके साथ ने उसने एक अपना शो बना लिया। तो उसको हम आज के इसमें बोलते थे कि वैरायटी एंटरटेनमेंट शो। तो वो शो में सब कुछ होता था, 2-4 घंटे का जो भी होता था, वो सब कुछ होता था, लोग आते थे, सब कुछ उसमें देखने को मिलता था, मज़ा, लोग मज़े लेते थे। ये था एंटरटेनमेंट। स्किट्स होता था, मैजिक सारी चीज़ें उसमें होती, एक शो। हाँ, एक शो। तो ये वहाँ पे थे, उसने वो फिल्म देख ली। ये जो फिल्म नाम की जो मूविंग पिक्चर्स उन्होंने बनाई, लुमियर ब्रदर्स ने, ये 18 फिल्में उन्होंने देख ली, एंड उनको कुछ प्रेरणा मिली कि ये कुछ अलग है, इसका कुछ करना चाहिए। तो जैसे वो शो ख़त्म हो गया, तो वो जो लुमियर ब्रदर 2 भाई थे, वो 20-22 साल के बच्चे थे वो। तो उनके जो पिताजी थे अलेक्जेंडर लुमियर, जिनका वो स्टूडियो था, जहाँ मैंने बताया था पेरिस के 2 घंटे के डिस्टेंस पे ये लियोन नाम का गांव था, वहाँ पे इनका स्टूडियो था बड़ा। उस ज़माने में बड़े बड़े स्टूडियो होते थे जहाँ पे लोग फ़ोटो निकालते थे, तो इनका सबसे बड़ा स्टूडियो था। स्टिल फोटोग्राफी। हाँ। और वहाँ का वो डेवलपमेंट वगैरह वो सब डेवलपिंग करते थे ना, उसकी प्रिंट बनाना, वो बड़े पैमाने में, और बड़ी बड़ी मशीन उस वक्त बहुत बड़ी होती थी। अभी जैसे अगर आपने भी शायद देखा होगा कि बाद में जब डेवलपिंग मशीन आ गई, जब हम यंग थे, तो वो आ गई, तो हम लोग देख सकते थे, छोटे से रूम में कॉम्पैक्ट था, लेकिन उस समय से बड़ी बड़ी मशीन थी। मैंने दुनिया का पहला टीवी देखा है मैंने, हाँ, वो पेरिस में मैंने म्यूजियम में देखा था। वो स्क्रीन इतना था, उसका स्क्रीन इतना ही था,
9 इंच बाय 9 इंच का होगा, इतना ही छोटा सा स्क्रीन था। लेकिन उसका जो बक्सा था ना, वो बक्सा बहुत बड़े अलमारी जैसे था। तो वैसी चीज़ें थी। तो उस ज़माने में इसलिए बड़े बड़े स्टूडियो, जो उसको फैक्ट्री होती थी जहाँ पे फिल्म डेवलप की जाती थी, तो ये उनका था। तो इन्होंने वो देखा, ये ल्यूमे जॉर्ज मेलिस ने, तो अलेक्जेंडर के पास गए, बोले कि ये आपके बच्चों ने जो बनाया ये कैमरा वगैरह, तो ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, क्या करोगे? तो मैं भी ऐसा कुछ बनाऊँगा। तो उन्होंने बोला था अलेक्जेंडर ल्यूमे ने, कि उनकी किताब में लिखा हुआ है, जॉर्ज मेलिस की किताब में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो मुझे बोले कि मेरे बच्चे पागल हैं, ये पागल बच्चों ने कुछ बैठे बैठे कुछ कर दिया, लोगों ने 4 दिन देख लिया, लोग 4 दिन के बाद भूल जाएंगे। आप अच्छे खासे बड़े कलाकार हैं, आपके शो चल रहे हैं, आपको लोग, बड़ी लोकप्रियता आपको है, पैसे कमा रहे, अच्छा चल रहे, क्यों इसमें पीछे पड़े हो? ये पागलपन है, ये 4 दिन का निकल जाएगा। तो उन्होंने बोला था कि ये 4 दिन का नहीं, ये आने वाली सदियाँ पकड़ के रखने वाली चीज़ उन्होंने बनाई है। कितने सच थे, क्या हुआ आगे जाकर? कई बार हम कहते हैं ना कि पागलपन ही तो इनोवेशंस वो कुछ बना दिया उन्होंने, लेकिन ऐसी चीज़ बना दी। और उन्होंने एक साइंटिफिक इन्वेंशन था उनके लिए, लेकिन उसमें से कला उभर कर आएगी और उसका इतना बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, ये वो भी नहीं सोच पाते थे। लेकिन इसने सोचा, बिकॉज वो कलाकार थे खुद, जॉर्ज मेलिस खुद कलाकार थे, तो उन्होंने ये इसने कुछ बन रहा है, ये कुछ बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने दिया नहीं कैमरा उनको। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने कैमरा दिया नहीं, तो ठीक है, उन्होंने देख लिया कैमरा क्या होता है। उन्होंने खुद जाके 3 महीने के लिए इनके सारे शोज़ बंद कर दिए, जो बहुत पहले पैसे मिलते थे। सारे शोज़ कैंसिल करके, ये पागल आदमी, ये जॉर्ज मेलिस बैठा, उसने खुद का कैमरा बनाया और खुद शूटिंग करना शुरू कर दिया। और उसने वो क्या बोलते हैं कि वो करते करते समझ गए कि फिल्म कैसे बनती है, क्या होता है, और उन्होंने उस फिल्म में बनाई। और मार्च 96 उन्होंने उनके शो में, वो जो वैरायटी एंटरटेनमेंट शो होता था ना, उसमें फिल्म भी डाल दी। तो फिल्म भी बीच में दिखाते थे, तो जो भी शूट करते थे वो दिखा देते थे। तो मैजिशियन थे, तो उनको क्या लगा, उसको लगा कि ये जो मूविंग पिक्चर्स है ना, इसमें मैजिक है, कुछ जादू है इसमें। तो वो उनका अट्रैक्शन था, तो इसलिए उन्होंने बना दिया और वो शुरू हो गए। और फिर वो बनाते गए, फिल्में बनाते गए, और वो इस तरह से बनाते गए कि उन्होंने, जिसको आज हम पटकथा बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, कि फिल्म करने के लिए पहले एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, पटकथा होनी चाहिए, उसने सोचा था उस वक्त। उन्होंने 1898 में फिल्म बनाई, तो उसमें उन्होंने पहली बार लिखित, जिसको बोलते लिखित स्वरूप की पटकथा, उन्होंने ये सीन होगा, बाद में ये सीन होगा, बाद में ये सीन होगा, बाद में, और फिल्म खत्म होगी। स्क्रीन प्ले जैसे वो कि एक, अभी जैसे हम मराठी में कि मुद्द्यावरून गोष्ट, कि उसके पॉइंट्स है कि कहानी यहाँ से शुरू होती, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, कहानी खत्म होती है। करेक्ट। तो वो नैरेटिव, फिर आगे जाके हमने उसको नैरेटिव बोलते। तो उन्होंने ये इन्वेंट भी किया? ये उन्होंने किया था, ये जॉर्ज मेलिस ने किया था 1898। तो उनकी मैनोर नाम की फिल्म थी, उसमें उन्होंने ये किया था। उन्होंने 750 फिल्में बनाई। अरे बाप, 750 फिल्में बनाई, और उनमें से 150 फिल्में मैंने यहाँ बम्बई में देखी है। मैंने देखी खुद। सब साइलेंट फिल्म? सब साइलेंट फिल्में थी। वो साइलेंट के आगे बढ़े ही नहीं, 1910 तक बने ही नहीं। 1910 में उनका सारा, जैसे लोग बढ़ते गए, आगे बढ़ते, तो उनका धंधा पानी बंद हो गया, लोग बड़े लोग आए, कुछ बड़े पैमाने बनाने लगे, तो उनका सब धंधा चौपट हो गया। और उनके साथ ये भी हुआ कि जैसे आगे जाके आपने बहुत सुना कि फिल्मों में लोग आते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और एक दिन ऐसे एकदम गरीब बन जाते हैं, कोई पूछता नहीं, पैसे नहीं, खाने पे, ऐसे बहुत लोगों की कहानी हमने आगे जाके सुनी है। उनकी भी शुरुआत इनसे हुई है। इनकी हालत ये ख़राब थी कि उनकी जो फिल्म थी, उनकी एक कलाकार थी, उनमें एक ही महिला कलाकार थी उनके पूरे ग्रुप में, तो फिल्म में वही उनकी हीरोइन थी। तो उनका दोनों का भी धंधा चौपट गया, ये सब बंद हो गया उनका। तो उसने जाकर, दैट लेडी, उन्होंने जाके बेकरी बनाई खुद की, और ये ब्रेड बिस्किट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और उसमें बैठ के ये जॉर्ज मेलिस साहब, लोग गिराया आते थे, पैसे देते थे, और वो कागज़ में बांध के देते थे। ये उनकी हालत हो गई, इतना बड़ा कलाकार ये था। तो अभी उन्होंने वो जो मैनोर फिल्म बनाई, उसमें उन्होंने ये नैरेटिव तैयार किया कि नैरेटिव क्या होता है, कि कहानी कैसे बताई जाती है।
तो जैसे वो कहानी तो हम सब सुनते थे पहले से, सिनेमा तो बाद में है, लेकिन कहानी में कैसे एक शुरू भाई एक राजा होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है और ये हो जाता है और कहानी खत्म। तो ये जो ड्रामा है, हाँ। उसमें जो नाट्य है इसमें, तो नाट्य इसमें भी आना चाहिए, ये इन्होंने पहली बार सोचा था और इस तरह से काम उन्होंने किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, वो ऐसे जैसे मतलब कि अननोइंगली होगी उनके हाथ से, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होगी जिसका मतलब फिल्म की लैंग्वेज, जिसको सिनेमा की भाषा बोलते, उसमें उसका महत्व है। वो क्या किया कि वो एक दिन जैसे हम लोग फिल्म करते हैं, जो भी लिखते हैं तो हम खुद देखते हैं कि वो ठीक लिखा है, ठीक शूट किया है, नहीं किया है, हम देखते हैं। तो वो भी करते थे, वो अपनी फिल्म शूट करते थे, किसी को कुछ पता नहीं था उनके यूनिट में, वो खुद ही सब जानते थे, खुद ही सब शूट करते थे, खुद ही डेवलप करते थे, सारा खुद करते थे। तो उन्होंने फिल्म एक फिल्म ऐसे शूट कर ली और वो देखने को बैठे ठीक हुई क्या, तो उसमें कुछ 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 अजब चीज़ उनके ध्यान में, ये ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने फिर रिवाइंड की, फिर देखी, फिर रिवाइंड की, फिर देखे, ये ऐसे क्या हो गया। तो हुआ ये था कि पेरिस के रास्ते पे उन्होंने कुछ शूट कर रहे थे। तो रास्ता किसी शहर का होता है, गाड़ियाँ दोनों तरफ से आती जाती है, लोग जाते जाते, वो सब माहौल चल रहा था। तो होते होते क्या हुआ कि एक बस यहाँ से आ गई राइट साइड से फ्रेम में, और वो बस फ्रेम के बीच में आ गई और वो फ्रेम की एम्बुलेंस बन गई। तो बस की एम्बुलेंस कैसे बन गई, तो उन्होंने रिवाइंड करके देखा, फिर उनके ध्यान में आया कि क्या हुआ था। वो शूट का दिन उन्हें याद आया। तो जब शूट कर रहे थे तो बड़ा कैमरा होता था उस ज़माने में, वो बड़ा एक काला कपड़ा डालते थे ना, आपको शायद याद होगा, बड़ा कपड़ा डाल के वो अंदर जाके देखते थे। तो उन्होंने देखा कि वो कुछ फिल्म शूट कर रहे थे तो फिल्म अटक गई। तो फिल्म कैसे अटक गई, वो पता चला फिल्म चल नहीं रही, आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिल्म अटक गई। तो उन्होंने शूटिंग रुकना ही हुआ, वैसे रुकना ही पड़े, और अंदर जाके कपड़ा डाल के देखा तो फिल्म अंदर चौकअप हो गई थी। ओके। तो अटक गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने वो कुछ करके वो ढीला करके उसको ये किया, और उस प्रोसेस में हुआ क्या, जो फिल्म एक्सपोज हो गई थी ना, यहाँ से यहाँ जाती है एक्सपोज होती है, तो ये एक्सपोज हुई फिल्म यहाँ आ गई वो ठीक करने में। ओके। वो जो फिल्म अटक गई थी ना, तो उसको ठीक करने में, वो ठीक कर ले तो वो दोनों पहिए पे आ गई ना, तो यहाँ पे जो एक्सपोज हो गई थी फिल्म यहाँ आ गई। और फिर उन्होंने शूटिंग किया, शुरू कर दिया, तो वो जो एक्सपोज हो गई थी उस पर फिर से एक्सपोज हो गया। अभी ये जो हो रहा था इसमें 10 मिनट 20-50 मिनट जो भी टाइम चला गया, तो वो जो शूट रोका था उस वक्त के लोग चले गए, उस वक्त के व्हीकल्स चले गए, बस चली गई, टैक्सी चली गई। तो अभी वो जो बस आई थी उस डायरेक्शन से एक एम्बुलेंस आ गई और वो एक्सपोज हो गई, सुपर इम्पोज हो गई, और एक्सपोज हो गया उसका। तो अभी नए लोगों को तो पता नहीं, पहले अभी हमने भी वो कैमरा देखा है कि पहले क्या करता था, एक फ़ोटो लेने के बाद रोल मैन्युअली घुमाना पड़ता था। अगर आप घुमाओगे नहीं तो उसी पे दूसरी इमेज आती है, तो ओवर प्रिंटिंग बोलते उसको। तो ओवर प्रिंटिंग होता था, बहुत बार गलती से उस समय में होता था, मैंने भी देखा है। तो ये वैसे हो गया था, तो अभी ये गलती हो गई। तो कलाकार क्या होता है, कलाकार बड़ा बहुत ये होता है कि वो गलती को उसको क्रिएटिवली यूज़ किया उसने। ये तो मैजिक हो गया, ये तो मैजिक हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उसको वो एक पे एक एक्सपोज करने से और दूसरा कुछ निकल दे, तो एक पर एक शूट करो, एक्सपोज करो, और प्रिंटिंग करो, तो पहले वाला ढक जाएगा और दूसरा उसमें से निकलेगा, तो लेके लोगों के लिए मैजिक लगेगा। तो उन्होंने किया, तो वो खुद का सर निकलता है, ऐसे बहुत सारी उनकी फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, वो सब उन्होंने किया था। तो उस किस्म के फिर वो खुद मैजिशियन थे, तो उन्होंने इसका मैजिक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन वो करते करते उसमें से एक डिवाइस आया जिसका मायने फिल्म लैंग्वेज में बहुत बड़ा है, फिल्म भाषा में, चित्रपट सिनेमा की भाषा बोलते, उसको बोलते डिज़ोल्व इफेक्ट। करेक्ट। वो डिज़ोल्व इफेक्ट था कि एक में से दूसरी इमेज आती है। तो इसमें क्या होता है कि फिल्म में जब आप डिज़ोल्व करते हैं तो आपको टाइम और स्पेस चेंज करना है। जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं, तो उपन्यास पढ़ते पढ़ते मैं समझो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, कथानायक है, वो बोल रहा है, वो भी मुंबई में कुछ बोल रहा है, और बोल रहा है कि मैं बम्बई में हूँ, मेरे घर में बैठा हूँ, बहुत थक गया हूँ, और मुझे अचानक मेरे बनारस के दिन आ गए। बनारस में कैसा था, वो घाटी थी, मैं सुबह जल्दी आके बैठा था,
मंदिर से आवाज़ आते थे, फिर वो नावें चलती थी, ये चलता था। तो वो जब नॉवेल हम पढ़ते तो हम देखने शुरू करते। करेक्ट। अब देख, अभी हम लोग बम्बई में हैं और विद इन नो टाइम हम बनारस चले जाते हैं, और वो समझ जाओ, बता रहे कि तब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था। अभी ये तो हम देख रहे 40 साल का आदमी है, और वो 40 साल के बच्चे का हम देख रहे हैं 8 साल का बच्चा वो बनारस की घाटी पे घूम रहा है। तो ये जो टाइम एंड स्पेस में आगे या पीछे जाना, ये जो उपन्यास करता है, सिनेमा फिजिकली करता है। तो अभी ये बंदा बैठा है, समझो मुंबई की चाल है, झोपड़पट्टी, जहाँ भी बेचारा बैठा है, बोलो मुझे बनारस के दिन याद आ रहे, कैसे वो दिन थे, मैं 8 साल का बच्चा था। तो उसमें से सुपर इम्पोज होके हम लोग वो भी शूट करते हैं। Correct. अभी ये मुंबई में वो शूट करते, कभी आगे पीछे जाकर वो शूट करके लगते, ऊपर एक पर एक आता था, एक इमेज से दूसरी में जाते, तो टाइम एंड स्पेस में हम 32 साल पीछे चले जाते हैं। इसको डिजॉल्व बोलते हैं। तो ये डिजॉल्व, ये ऐसे गलती से आ गया। वाह कमाल। गलती पे आ गया, लेकिन उन्होंने क्रिएटिवली यूज़ किया बाद में। जी। खुद जॉर्ज मेलिस ने एक बहुत क्रिएटिवली यूज़ किया। तो उसने क्या किया, वो जो मैनोर फिल्म थी ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म, छोटी फिल्म, या फिल्म माने 6-7-8 मिनट की फिल्म हो, कोई 2-3 घंटे की फिल्म होती नहीं थी। करेक्ट। तो उसमें ऐसा है कि एक पैलेस है, हाँ, राजवाड़ा है, और उसमें से एक 2 लड़कियां बाहर आती हैं। अभी उसमें भी कैसे कि वो खुद कलाकार थे। अगर वो ल्यूमियर ब्रदर करते तो बात अलग थी, ये तो कलाकार थे। तो वो दोनों लड़की उस एक ही उम्र की हैं, दोनों चल रही है, बाग है, बाग में दोनों चल रही है। तो उसमें भी दोनों में डिस्टेंस है, और दोनों के कपड़े अलग है। तो पता चलता है कि ये राजकन्या है, ये दासी है। वो डिस्टेंस रखती है, वो डिस्टेंस रखती है, उसके साथ नहीं चलती। तो इस तरह से दोनों चल रही है। उसमें भी म्यूजिक था? नहीं, म्यूजिक भी नहीं था। म्यूजिक नहीं था, पूरा साइलेंट, कंप्लीट। फिर नहीं, बाद में क्या था, नहीं नो साउंड, वो साइलेंट है, बाद में वो म्यूजिक का मैं बताऊंगा, बाद में म्यूजिक किस तरह से आया। तो ये खाली ऐसे चल रहे, दोनों चल रही, नो साउंड ऑफ एनी काइंड, वो दोनों ऐसे चल रही है। और एकदम अचानक से कहीं से एक राजपुत्र आ जाता है, प्रिंस सामने से आ जाता है। वो आता है, वो दोनों देखती है, फिर वो शर्माते हैं। एक यंग लड़का है, तो हम उस ज़माने में लड़कियां शर्माती थी, वो शर्माती है, फिर वो कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो उसको कुछ बोलता है, फिर वो लड़की जो राजकन्या होती है वो दासी के बाद देखती है, ये कुछ बोल रहा है, क्या करूँ। तो उनके खाली एक्शन से पता चलता है कि वो बोल रहा है कि मेरे साथ चलो घूमने के लिए आगे। तो वो देखती है, अभी उसको पूछने के लिए कौन, तो वो दासी है। तो बोले क्या, तो बोलते जाओ ना, उसके तद बुला रहा है। तो फिर वो दासी पीछे रुक जाती है, दोनों चलना शुरू करते हैं। और फिर वो अच्छी अच्छी कुछ बातें बोलता होगा, वो अच्छी तरह से एंजॉय कर रही, हंस रही है उसको, एक ऐसे दोनों जाते जाते वो अचानक से वो जो प्रिंस होता है, राजपुत्र होता है, उसका राक्षस बन जाता है। ये डिजॉल्व इफेक्ट किया उन्होंने, क्रिएटिवली यूज़ किया वो कहानी इफेक्टिव करने के लिए। तो उसका राक्षस बन जाता है, और वो डरती है। नेचुरली उसकी पहली रिएक्शन, आदमी डर जाएगा। तो डरते वक्त, अभी ये भी कलाकार का ऑब्जर्वेशन होता है कि हमको डायरेक्टर नहीं, ये ऐसे, अगर ये कैरेक्टर का ऐसा होता तो ये हो जाएगा, क्योंकि कलाकार खुद जानता है कि ये सिचुएशन में क्या होगा। तो वो लड़की डरती है, तो ऐसे कर लेती है। तो ये ऐसे करने में उसके गले में क्रॉस है, वो क्रॉस उसके हाथ में आ जाता है। तो जैसे क्रॉस आता है, वो राक्षस डर के निकल जाता है, वो गायब हो जाता है। कुछ नहीं वहाँ पे, ना राजपूत है, कोई नहीं, कहानी खत्म। ओह नाइस। तो अब ये इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े इमेजिनेटिव उनका वो था, या उन्होंने इन्वेंट भी ये सारी डिज़ॉल्व और ये सब किए। सो ऐसे कलाकार बाद में वो कैसे उनका वो हो जाता है, मतलब अंत ऐसे क्यों होता है? इज़ इट बिकॉज दैट समथिंग मोर इनोवेशन कम्स, और कोई और अलग से इनोवेशंस लेके आता है, और जो पहले वाला है वो थोड़ा सा उसका अंत वैसे होता है? तो ये कैसे हुआ, मतलब उसके बाद फिर कौन आया जिसने क्या लाया, जिसकी वजह से सिनेमा थोड़ा सा आगे बढ़ा? नहीं, सिनेमा के बारे में तो जैसे आपने कहा ना कि एक तो हम उसको टेक्नोलॉजिकल मीडियम बोलते हैं, हाँ, उसको साइंस बेस्ड म्यूजियम बोलते हैं। करेक्ट। जो नाटक है, साहित्य है, उसको भी मशीन लगती है, लेकिन सिनेमा के लिए मशीन लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है। और टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज होती रहती है। तो वो यूज़ करने वाले अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप फिर पीछे बन जाते हैं।
अभी इन्होंने अभी उनका जो एक रोल था, जब वो आए उन्होंने कुछ काम किया है 4-5 साल, 1910 तक वो कर रहे थे। बाद में धीरे धीरे उनका कोई, क्योंकि बाद में इतने अच्छे पैमाने में जो नए लोग आए उनके साथ में और भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, कहानी बताने का तरीका कुछ एडवांस हो गया था, तो ये आउटडेटेड हो गए, ये पीछे पड़ गए, तो वो नहीं चलते फिर बात। तो पाइनियर ये थे। हाँ, फिर बाद वाले लोग बाद में लोग आते गए। जैसे फिर वहाँ पे एडविन पोर्टर था यूएस में, अमेरिका में। वो एडविन पोर्टर था, उसने भी बहुत सारा काम किया उसने फिल्म में। ही केम ऑन द सीन ऑन 1900, एग्जैक्टली 1900। तो वो आए और उन्होंने कुछ बहुत अजीब तरह से काम, वो अमेरिका में वहाँ पे काम करते थे। और उन्होंने क्या किया, एडविन पोर्टर ने, जो उस दिन शायद मैंने बताया था कि वो जो द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, ये एडविन पोर्टर की फिल्म थी, उसने बनाई। और उसमें फिल्म में क्या किया कि फिल्म ये ऐसा माध्यम है, जैसे नाटक हम करते हैं तो नाटक उस ज़माने से पूरी रात नाटक चलता था, तो नाटक में सेट चेंज हो जाते तो लोकेशन चेंज हो गया। उसी प्रोसिनियम आर्ट में कलाकार बैठते हैं, उसी में सारा कुछ बनता है, उनको कोई जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्पेस चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, तो वही होगा। अगर दिन बदल गया, अगर अभी तुम बात कर रहे हो और तुम्हारी बचपन की बात आ गई, तो लाइट बीट ऐसी चलेंगे, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा गांव, सीनरी पीछे, वो स्क्रीन चेंज होगा, वो वहीं पे सारा होता था। तो सिनेमा में ऐसे होता नहीं, उसको शूट करना पड़ता है। तो 2-3 अलग अलग जगह में आप शूटिंग करते हैं, अलग टाइम एंड स्पेस में शूटिंग करते हैं, और सबको इस तरह से एक साथ लाते हैं कि वो लगता है कि एक ही जगह सब कुछ हुआ, एक साथ सब कुछ हुआ। ये जो उसकी बात है ना, ये एडविन पोर्टर ने बताई। ओके। उसकी जो एक लाइफ ऑफ फायरमैन करके फिल्म थी, उसमें उसने ये बहुत बड़े पैमाने पे, ये सारी जो फिल्में मैं बता रहा हूँ ना, ये आज भी दुनिया की सारी फिल्म में पढ़ाई जाती कि दिस इज़ हाउ द नैरेटिव वॉज बिल्ट ऑफ सिनेमा, एंड दिस इज़ हाउ द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा इवॉल्व राइट फ्रॉम द डे वन। ऐसे बताया जाता है। तो उसमें क्या किया था उन्होंने, जो लाइफ ऑफ फायरमैन की कहानी है ना, अभी हम जैसे आजकल हम फिल्म शूट करते, तो वो फिल्म के जो सीन नंबर 1 है, सीन नंबर 100, समझो 100 फिल्म सीन की फिल्म है, तो हम वो क्रोनोलॉजी में ऑर्डर नहीं करते ना, लोकेशन वाइज शूट करते। ये उन्होंने उस वक्त किया था, पहली बार करने वाला एडविन पोर्टर कि लोकेशन बेस्ड करो, और बाद में उसको इस तरह से रात में लो एडिट कि लोगों को लगे कि एक ही कहानी है, एक साथ ये सारा। एक तरह से एडिटिंग का टेक्निक भी उन्होंने लाया। उनके पहले इन्होंने किया, जॉर्ज मेलिस ने, कि कहानी में एडिटिंग क्या होता है कि नैरेटिव ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो मियरली जॉइनिंग सीन्स टुगेदर। करेक्ट। अभी उसमें जाके टू मियरली जॉइनिंग सीन्स टुगेदर एडविन साहब ने किया, उसमें से एक इफेक्ट बनाना है। अभी डर जाओ, अभी हो जाओ, ये जो होता है ना, ये सारा एडविन पोर्टर ने किया था। तो वहाँ से और भी शार्प होते होते चला गया एडिटिंग उनके साथ में। फिर उसके आगे जाके D.W. ग्रिफिथ नाम का एक आदमी आया, वो भी हॉलीवुड अमेरिका का था। उस ज़माने में हॉलीवुड जो बोलते हैं ना, वो सारा न्यूयॉर्क में शूटिंग होता था। अभी जो हॉलीवुड उस लॉस एंजल्स में होता है, हॉलीवुड जो अभी लॉस एंजल्स में, उस ज़माने में सारे अमेरिकन फिल्म का शूटिंग न्यूयॉर्क के आसपास होता था। तो बाद में वहाँ से गया, उसका भी मैं कारण बताऊँगा। तो ये वहाँ पे ये D.W. ग्रिफिथ आया, और वो था, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सिनेमा पहला ये हुआ था, पहला ही हुआ था, तो उस तरह से हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा बताती है कि ये पहला फिल्म का लिटरेट आदमी था, जो अच्छा पढ़ा लिखा था, लिटरेचर बहुत पढ़ता था, बहुत किताबें पढ़ने वाला आदमी था। वो जिसको हम फिल्मी बोलते वैसा नहीं, बहुत ड्रामा देखता था, बहुत उसको पेंटिंग का बहुत ये ज्ञान था, संगीत का ज्ञान था, ऐसा आदमी था। तो वो क्या करता था, वो शूटिंग में जाता था, उस समय मिलने दूसरे दोस्त भी होते थे, कोई शूटिंग करे तो वहाँ जाके बैठता था, और बात करते करते उनको बोलता था कि मेरे पास एक मैंने परसों एक नावल पढ़ी, एक उपन्यास पढ़ी, एक कहानी पढ़ी, तो उसमें ऐसा 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 है, तो ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, बन सकती है। तो अभी इतना कॉपीराइट ये सारा मामला उस समय था नहीं, तो मैं बना देता हूँ। तो उसके लिए तो बोला यार बनाए, चलो। बाद में उसको पता चला ये मैं पढ़ता हूँ, इनको आके बताता हूँ, फिल्म बनाए, मुझे कुछ नहीं मिलता। देन ही स्टार्टेड चार्जिंग फॉर इट। तो ही गॉट $5 पर स्टोरी। इस तरह से उनका इनकम शुरू हो गया। ये 1905 की बात है।
ओके। तो ग्रिफिथ साहब ने इस तरह से काम करना शुरू किया कहानी, वो बहुत अच्छी अच्छी कहानी पढ़ते थे, दिखाते थे, और वो नावल पढ़ते थे मेनली, शॉर्ट स्टोरी उतनी होती नहीं थी, तो नावल पढ़ते थे। तो नावल का तो कैनवास बहुत बड़ा होता है, करेक्ट। और ज़माने फिल्म तो 10-12 मिनट की होती थी, तो वो करते थे बेचारे कुछ कर। तो ये बताते थे, ऐसे करते करते 1908 तक ये सिलसिला चला। फिर उनके ध्यान में आया, और जो स्टूडियो था यूनिवर्सल स्टूडियो, तो उनके मालिक ने बोला यार तू खुद कहानी, तू आके कहानी बताता है, तेरा कहानी बताने का तरीका बड़ा ड्रामेटिक है, तेरे को नैरेटिव मालूम है, तो तू इनको क्यों देता है, खुद क्यों नहीं बना लेता। तो दैट्स हाउ ही बिकम अ फिल्म मेकर। ओके। अभी खाली फिल्म मेकर नहीं बना, उन्होंने और एक नई चीज़ लाई जो सिनेमा के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्या थी? तो उन्होंने कंडीशन रखी कि मैं फिल्म बनाऊंगा आपके लिए, स्टूडियो को बोला, लेकिन मुझे एक टाइटल चाहिए, पैसे भी से तो चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, एक टाइटल चाहिए, वो आपको दो, जो टाइटल नहीं आज तक वो मुझे चाहिए। तो क्या था टाइटल? डायरेक्टर D.W. ग्रिफिथ। ओह, तो डायरेक्टर तब से आया। डायरेक्टर का जन्म तब से। तो पहले कोई डायरेक्टर नहीं बोलते थे इनको, तो ये डायरेक्टर टाइटल वहाँ से 1908 से ग्रिफिथ साहब के साथ। ओह वाह। ये क्या इवॉल्व हुआ है सिनेमा ना, मतलब ये मैजिकली इवॉल्व हुआ है। और ये देखो क्या, ये लोग भी कुछ अलग थे। और वो क्या था कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि पैसा, फिल्म करने के लिए पैसा चाहिए। बेटा पैसा तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वो छोटी चीज़ नहीं है कि 10-12 रुपये, पैसे बहुत लगते फिल्म के लिए। लेकिन पैसे के पहले, चाहे तुम फिल्म करो, चाहे तुम लिटरेचर में हो, तुम नाटक में हो, किसी कला में हो, वो पहले यहाँ बनती है, बाद में वो कागज़ पे या पर्दे पे आपके आती है, मीडियम से तो पहले तो मीडियम बात, लेकिन पहले यहाँ बनती, उसके लिए पैसे नहीं लगते। तो वो कलाकार उस किस्म के थे, करेक्ट, कि उनके पास उसका जो मंत्र था, तंत्र जो बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, दैट कम्स लेटर, फर्स्ट मंत्र था। और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी तो तभी इवॉल्व हुई क्योंकि ये कुछ बनाना चाहते थे। हाँ, इस तरह का ऐसे जिसको ये जैसे जैसे इन्वेंशन, तो जैसे जैसे ज़रूरत होगी तैसे तैसे चीज़ें बनती गई, लाइट्स चेंज होता गया, बहुत कुछ होते गया। करेक्ट। तो ये सब हुआ, तो ये ग्रिफिथ साहब ने वो डायरेक्टर बन गए और फिर वो फिल्म बनाना शुरू किया। अभी इसमें और एक चीज़ हो गई जो हमारे फिल्म के हम आज तक बातें करते हैं उसकी, वो क्या होता है?